बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने जो एक खुली जंग छेड़ दी है, खुली जंग शुरू कर दी है, उसका नतीजा क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे लड़ेंगे, कहाँ तक मामला पहुँचेंगे, इस पर बात करेंगे। और फिर नून लीग के अंदर ये कन्फ्यूजन है, कुछ लोग जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि जनाब ये क्या हो गया है, मफाहमत को ब्रेक लग गई है, मुज़ाहमत का जो मैदान है वो गर्म हो गया, वगैरह वगैरह, इस तरह की वो क्या बात है, इस पर बात करेंगे। और फिर जो हमारे नए डीजी आईएसआई हैं नदीम अंजम साहब, उनके हवाले से उनका थोड़ा सा ख़ानदानी पस मंज़र अगर हम बयान कर सकें वो बताएंगे, वो किस तरह के सोल्जर हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले खबर है हमारे फयाज़ हसन चौहान साहब, वो हैं जेल खाना जात के वज़ीर हैं, लेकिन साथ ही उन्हें कोई इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई थी फरदौस आशिक अवान के जाने के बाद या उनके फ़ारग होने के बाद। इन्हें जो मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत वज़ीर आला पंजाब का बुज़दार का बनाया गया था, और ये अपने आप को वज़ीर ही समझ रहे थे कि मुझे वज़ीर ही समझे। अब जो चौहान साहब हैं, इनके साथ फिर पिछली दफ़ा जो इनके साथ हुआ था जब ये वज़ीर इत्तलाआत थे और फारिग किए गए थे, तब भी सहाफ़ी इनके साथ थे। किसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इनसे पूछा गया कि भाई जी क्या हुआ आपके साथ, तो इन्होंने कहा है अच्छा मैंने तो पता ही नहीं। वो वीडियो भी वायरल हुई थी, वो जो हैरानी वाला मुंह बनाया हुआ इन्होंने, तो वो अब आज भी ऐसे हुआ है। ये भाई साहब करवा रहे हैं ना मैच, जिसमें अपोजिशन का और सरकार का क्रिकेट मैच, क्रिकेट की बहाली के लिए ये काम कर रहे थे। वो कह रहे हैं मैं तो गवर्नर हाउस में प्रैक्टिस कर रहा था मैच की, मेरे ख्याल मैच भी बच्चे रह जाना हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं कि जनाब नया बंदा आ गया है, मैं पता करता हूँ। जैसे पिछली दफ़ा हुआ था, देखें ये होता है मुकाफ़ात अमल। जब उस्मा बुखारी वाले मामले पे जब पता चला था जनाब वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठी या नहीं बिठाया गया उनको, तो ये फटाफट फ़ोन करने लग गए थे उनको, मैं पता करके देता हूँ। अब अपने बारे में पता करते फिर रहे हैं कि जनाब मुझे क्यों निकाला। ये उनकी जगह हसन खाबर साहब आए हैं कोई, ये कोई गैर सियासी बंदा है, ब्यूरोक्रेट, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, और कहते हैं कि 27 में कामन के अफसर थे, फिर बाहर चले गए थे। इन्होंने बाहर पड़ा भी है, लैक फैक बंदे हैं, और इस वक्त ये टीम लीडर हैं सीड प्रोग्राम जो केपी का है उसका। पी पावर कंपनी में इधर उधर कंसल्टेंट भी हैं और साफ़ी भी हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं। और फिर जो इनकी नज़र है गहरी, जो कहते हैं ना माशी सियासी मामलात, उन पर। और 2015 में ये नवाज शरीफ के साथ भी काम कर चुके हैं। 2015 में जब वो वज़ीर आज़म थे तो ये कोई पे एंड कंपनसेशन वगैरह का जो इशू था सिविल मुलाजमीन का, उसको देख रहे थे हेड से। और फिर ये 2018 में किसी टास्क फोर्स के भी ये रहे हैं, उसमें शामिल रहे हैं। और अब ये सरकारी नौकरी छोड़ चुके हुए हैं, बाहर चले गए थे, और गैर सियासी आदमी है। और लग तो यही रहा है इनके जो कालम शालम छपते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि ये काफ़ी गहरी नज़र रखने वाले आदमी हैं। उनकी तरह फयाज़ हसन चौहान साहब की तरह नहीं है। वो फयाज़ हसन चौहान साहब ना जमात इस्लामी में होते थे किसी दौर में, और काजी साहब के साथ थे, तो वो ना जालिम काजी आ रहा है वही, तो बड़ी तारीफ है इस तस्वीर। 2002 में ये मुंतखब हो गए MPA, तो फिर ये काफ लीग में चले गए और बताया जा रहा है। और फिर जो काजी हुसैन अहमद जो थे उन पर वो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए उस किस्म के कि आप सोच नहीं सकते, अखलाक से गिरी हुई बातें। अब भी इसलिए वो दांत वो ज़रा पीस के बात करते हैं। तो इस पर फवाद चौधरी साहब को बड़ी खुशी हुई है। फवाद चौधरी साहब ने फ़ौरन ट्वीट खड़काया है और मुबारकबाद दी है हसन खाबर साहब को। अच्छा, अपने जो नए आए हैं ना DG ISI, उसमें रोले शोले तो बड़े बड़े हुए हैं कि जनाब पता नहीं कोर मिल गई है फैज़ हमीद साहब को तो शायद वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। और फिर कुछ लोग कहते हैं जनाब
वो एक सिप और लिप के दरमियान कप जो होता है, बड़े जनाब ट्विस्ट होते हैं, और कुछ ज़रूरी नहीं, 1 साल बड़ी मुद्दत होती है, पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना। प्लान के मुताबिक जो इंसान प्लानिंग करता है, कुछ ज़रूरी नहीं उसके मुताबिक सारा कुछ हो रहा हो। बहरहाल वो देखेंगे क्या हो रहा है, हम भी देखेंगे। तो इनके बारे में जो नए DGISI हैं, नदीम अहमद अंजम साहब, ये गुजर खां के पास एक गांव कह लें, कस्बा है कंतरेला, वहाँ के रहने वाले हैं। असल में इनका जो आबाई कस्बा है वो कंतरेला है, और इनके एक भाई अली असगर उनका नाम था, सीनियर टेक्नीशियन थे एयरफोर्स में। जब ज़िया हक वाला त्यारा गिरा है और वो शहादतें हुई थी, तो वो भी उसमें शहीद हो गए थे, यानी शहीदों के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। और इनके मामू जो हैं, फ़ौज से इनका, उस इलाके में हर घर में कोई फ़ौजी अफसर या फ़ौजी जवान ज़रूर है। तो इनके मामू कैप्टन रिटायर्ड हैं गुलाम हुसैन साहब, और उन्होंने ही, और इनकी वालदा मोहतरमा मरहुमा जो हैं, वाला साहब भी अल्लाह को प्यारे हो चुके, और वालदा भी कुछ अर्सा कबल उनका इंतकाल हुआ, जो मुझे इतला मिली है। तो उन्होंने, वालदा साहब ने तरबियत, और मामू गुलाम हुसैन साहब जो हैं उनकी, और 2 इनके भाई और हैं। तो ये तो है इनका वो कुंतरेला का छोटा सा तारफ। लेकिन बतौर सोल्जर, प्रोफेशनल सोल्जर, ये इन्होंने आगाज़ किया। वो सारे टीवी चैनल्स बता रहे हैं कि पंजाब रेजिमेंट लाइट एंटी टैंक जो इनकी बटालियन है, वहाँ से बतौर कमीशन अफसर या कप्तान, जो लेफ्टिनेंट, वो क्या आता है, हाँ, सेकंड लेफ्टिनेंट, वहाँ से आगाज़ किया। वहाँ जिन्हें इनकी मदर जो बटालियन है, वो लाइट एंटी टैंक जो है बटालियन पंजाब रेजिमेंट की, वो है। और फिर ये बरतानिया में भी पढ़ते रहे हैं, किंग्स कॉलेज में भी पढ़े हैं, और फिर हमारी यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तो है ही है, और वहाँ कमांडेंट भी रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। और फिर जो इनके ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ थे ना ऑपरेशंस, ये ज़रब अज़ब और रद्दल फसाद दोनों में शरीक रहे हैं। अपना ज़रब अज़ब जो थी, ये KP में थे इनका, और जो रद्दल फसाद है तो वो IGFC थे बलूचिस्तान के। तो बहरहाल इनके बारे में यही है कि ट्रू सोल्जर हैं, और बास्केटबॉल और क्रिकेट से दिलचस्पी है। कोर कमांडर कराची थे अभी कुछ अर्सा पहले कि, यानी कि आज उनका उधर तकर्रर हुआ है। तो पहले कोर कमांडर, और लेकिन इससे पहले ये कोर कमांडर कराची के स्टाफ अफसर भी रहे हैं। बहरहाल लोगों को अच्छी उम्मीदें इनसे। 10-15 दिन तो वो ब्रीफिंग्स में गुजर जाते हैं ना, कि जनाब हमारा क्या है क्या नहीं है, ये बताएं, फलां लिस्ट। फिर उसके बाद पता चलेगा कि कैसे, जैसे माजी में हमारे ISPR के जो DGs थे रहे हैं, वो तइज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा इस तरह की ट्वीट भी करते रहे हैं, और फतह की बातें भी, इलेक्शन जब PTI जीती इस तरह की। लेकिन बाद में जो DGISPR आते रहे हैं, जो अब मौजूदा DGISPR, वो उस तरह की बात, कभी सियासी बात उन्होंने, जिससे सियासी मतलब निकले, वो नहीं करते। इसी तरह जो फैज़ हमीद साहब पर आज ताबड़तोड़ हमले किए हैं मरीम ने, दोबारा फिर मरीम नवाज़ ने, तो उसी तनाज़र में, अगर जो मैं DGISPR की बात कर रहा हूँ, उसी तनाज़र में देखें तो हो सकता है ISI में उस तरह की बातें ना हों जैसे वो थी। असल में तो मसाइल जो जिसमें हम घिरे हुए हैं, वो अब अफ़गानिस्तान वाला मसला है, और वहाँ से एक वफ़द भी आ रहा है अमेरिका से, और बाहर वाली दुनिया, ख़ास तौर पर भारत और जो मगरबी दुनिया, वो समझती है कि जनाब तालिबान के पीछे जो हाथ था वो हमारी ISI या हमारी फ़ौज का था, और ISI के चीफ ज़ाहिर है फैज़ हमीद साहब थे। तो उन पर कोई बाहर के लोगों को भी अपने गिले शिकवे होंगे। बहरहाल जो भी है, अब नए DG आए हैं, तो इसका मतलब ये कतई ना लिया जाए कि उनको कोर मिल गई है, और 1 साल कोर जो करने के बाद हो सकता है वो उन्हें, ये कोई पता नहीं। प्लानिंग
दरी की दरी रह जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, अल्लाह रहम करे, हालात किसी तरह भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो मरियम नवाज़ ने आज मीडिया से बात की है। पहले पिछले वीलाग में भी मैंने उस पर मुफस्सल जो है वो जो भी मेरे पास था वो मैंने पेश किया था। वो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे इसलिए तफसील से बयान करना पड़ी कि वो टीवी चैनल्स पे आवाज़ मरियम की बंद कर दी जाती थी जब वो कुछ नाम लेती थी या कुछ हो रहा था। तो अब मुझे एक फ़ोन आया साहब का कि जनाब आप अदलिया के बारे में बड़े रखते हैं अच्छे जज्बात और आप हमेशा पुरुमीद होते हैं कि ये आमिर फ़ारूक साहब जो दो रुकनी बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कर रहे हैं केस की कि मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब तो जस्टिस साकिब निसार के जूनियर हैं। मैंने कहा यार जूनियर होने का क्या मतलब है। और जी मोहसिन कियानी साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ वाले केस में अपील जब हुई थी, वो जब वापस नहीं आ रहे थे, वारंट स्टैंड निकाले और वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, रिमार्क्स दिए थे कि जनाब नवाज शरीफ बाहर बैठा हंस रहा होगा कि देखें मैं कैसे निकल के आ गया, इस तरह की बातें। वो ये रिमार्क्स वगैरह जो होते हैं वो बाज़-औक़ात केस की समाअत का तकाजा होते हैं। उनकी बुनियाद पर ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब ये ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। बहरहाल अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अब मामला गया है, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना नून लीग ने। वैसे तो हमारी सरकार, चलो मैं करता हूँ इस पर ही बात, वो जो इनका एवन फील्ड वाली जो बेलें ली थी, इनकी ज़मानतें तीनों की, मरियम की, नवाज शरीफ की और सफदर की, वो तो अतर मिनल्ला साहब वाला बेंच था जो चीफ जस्टिस, और उसमें वो जजमेंट इनको नून लीग को चाहिए कि उस जजमेंट का तर्जमा करवा के अपनी वेबसाइटों में डालें। उसमें जो भी रेफरेंस जो बशीर साहब की अदालत है ना, साहब अदालत, उसकी एक एक बात का इस तरह उन्होंने तिया पांचा किया है, परखचे अड़ा दिए, ऐसी ऐसी रीजनिंग दी है उन्होंने अपनी जजमेंट में। वो बरियत की तरफ सीधा सीधा बरियत का केस बन रहा है। अतर मिनल्ला साहब वाली जजमेंट की बात कर रहा हूँ। और जब वो उसके खिलाफ नायब अपील में गया है तो फिर जनाब बड़ा सीख उस वक्त तो वही अभी चल रही थी ना, समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा जनाब वो गुस्सा हुई सुप्रीम कोर्ट कि जनाब ये कैसी जजमेंट है, इतनी लंबी जजमेंट। उन्होंने भाई रीजनिंग इसलिए दी थी, वजूहात कि हम क्यों बेल ले रहे हैं, उन्होंने वजूहात दी थी ताकि ये ना कहें जनाब ये बगैर वजह की बेल ले ली इनकी। अगर ये कहते हैं कि बेल अदालत की सवाबदीद पर भी होती है, एक ही ग्राउंड पे किसी की बेल हो जाती है, किसी की नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी रीजनिंग दी थी। और वो उस जजमेंट के बाद अतर मिनल्ला साहब ने तो कर ली तौबा, वो तो हो गए अलग, नैब के केसों को वो नहीं लिफ्ट शिफ्ट करवाते, खुद नहीं बैठते। अब जो बेंच बना है उस पर तनकीदें शुरू हो गई। जो भी है हमारी स्टेट जो है ना, इनकी जो स्ट्रेटजी मुझे लग रही है, यह स्ट्रेटजी, अब मैं क्या कहूँ इसको, मैं मशवरा तो नहीं दे सकता, लेकिन जैसे काजी साहब वाला जो केस था, वकील भरपूर बड़ी तादाद में हर पेशी पे हड़तालें, ये वो, इनका बारों से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका मरियम का या नवाज शरीफ का। तो बार को इस तरह सियासत में इन्वॉल्व भी नहीं होनी चाहिए, ये इनके अपने कारकुनों का मामला है। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी इनकी हो सकती है कि हर पेशी पर बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं वो मरियम के साथ अदालत में पेश हों, एक जुलूस की शक्ल में, रैली की शक्ल में, जैसे भी जाना है वहाँ जाएं। और यहाँ जब हाईकोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ जब पेशियाँ होती थी इन लोगों की, तो वहाँ एक बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो मौजूद होते थे। बाद का तो कमरे अदालत में नारे लग जाते थे। तो ये अब सरकार जो है ये इतनी वो नहीं है खड़ी रहने वाली। जब वो नैब जिसका चेयरमैन जिसको तस्वीर दे रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस मंजूर हो गया है, वो बढ़के देखें उनकी। मरियम नवाज़ को इन्होंने मेरे ख्याल अगस्त 2020 में बुलाया था नैब ऑफिस लाहौर में। वो रायमंडी की कोई ज़मीन का रौला था, पता नहीं क्या था, 8 कनाल या कितने कनाल, आ जाए जी देखते हैं आपको। वो मरियम गई है वहाँ, वो शोर शराबा हुआ है, कारकुन साथ थे,
2 साल हो गए, साल हो गया, साल तो कम से कम हो ही गया ना, 1.5 साल। दोबारा नहीं बुलाया उनको, मरियम नवाज को। एक ही दफा वो गई हैं। वो जितने भी पंजाब के लीडर, काउंसलर, यूसी चेयरमैन, सबके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है जिसमें कोई नाम मिस नहीं है। और लेकिन दोबारा नैब को बुलाने की जरूरत नहीं हुई। मैं अब ये नहीं कह रहा नैब को जनाब आप बुला लें, याद नहीं करवा रहा है, उनको याद ही होगा दोबारा बुलाने को। और मौलाना फजल रहमान को नोटिस भेजा था नैब ने। उन्होंने कहा अच्छा मैं तो दस दा, तो उसी मेरा केस साफ करना, मैं थोड़ा साफ करके दस दूँ। वो भी नहीं हुआ। अब लग मुझे ये रहा है कि जिस तरीके से जंग इन्होंने छेड़ दी है, खुल्लम खुल्ला तनकीद और नाम, और ये बातें कि जनाब जर्नैल अकेला कुछ नहीं होता, अकेला नहीं होता, पूरी फौज होती है, इस तरह की बातें। अब देखिए इन्होंने कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी ना कि कैसे करना है फेस, क्या करना है क्या नहीं करना। और बाकी अदलिया पर तनकीद और किसी इनफरादी फेल पे जजों की तनकीद, जर्नैलों की, वो होती रहती है। लेकिन जब से कल से ये खबर आई है ना, इनकी जो मुतफरिक दरख्वास्त दायर होने वाली खबर है, उसके बाद नून लीग में बड़ा ना अजीब सा एक मचा हुआ है। वो मैंने बात की किसी अहम बंदे से इनके, जो मरियम और नवाज शरीफ के करीब हैं, तो उन्होंने जो मुझे बताया है, उनका ये कहना कि यार टेंशन लेने वाली गल नहीं जमात नूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अभी अपनी जमात को बता नहीं सकते। इवन कि जो आला क़यादत है उसके साथ भी उस तरह डिस्कशन नहीं हो सकती। हो सकता इनफरादी तौर पर किसी को या सबको बारी बारी इनफरादी तौर पर ये कुछ न कुछ बता दिया जाए। इकट्ठे बैठ के मीटिंग में वो सारी बातें नहीं हो सकती, सारी स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं हो सकती। सहारे जो स्ट्रेटजी बनाई है उस पर अमल दरामद के लिए, अगर जो मरियम ने कहा ये मेरा केस है, मेरी जमात का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कारकुनों को कौन रोक सकता है घर से निकलना चाहे तो वो निकल सकते हैं। अब वो सुना है कल कोई ख्वाजा साद रफ़ीक के घर पे मीटिंग हुई है, ख्वाजा आसफ भी थे, राना सनाउल्लाह भी थे, राना तनवीर भी थे, इस तरह बहुत सारे लोग थे। वही लोग जो, तो वो कह रहे हैं कि जनाब बड़ा, हाँ परवेज़ रशीद साहब भी थे, वो कह रहे हैं जनाब वो जो इससे बड़ा नुकसान हो रहा है कि खिदमत को इज़्ज़त दो या वोट को इज़्ज़त दो, दोनों में से कौन सा बयानिया लेके चलना है, जिस पे भी खड़ा होना है पक्के होके खड़े हो जाएं, बार बार ये बयानात ना बदलें। और फिर वहाँ मरियम की दरख्वास्त की बातें भी, तो मरियम तो वहाँ थी नहीं, लेकिन बातें ये सारी वहाँ सुना है कि हुई हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ के करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी क़यादत को ये पहले फ़र्दन एतमाद में लेंगे, फिर मुश्तरका तौर पे जो लाहेअमल बनाया जाएगा हर एक के साथ, ये मुशावरत के बाद एक फिर मुश्तरका मुशावरत होगी और उसमें फिर ये बात उठाई जाएगी, तहरीक कैसे चलानी है, कैसे आगे बढ़ना है, और दिसंबर तक इसको हम क्या लपेट सकते हैं सारे मामलात को जो हमने खोल लिया है, एक पंडोरा बक्स, इसको क्या बंद कर सकेंगे हम दिसंबर तक उन्होंने एक सोचा हुआ है कुछ, तो वो बता नहीं रहे कि हमने सोचा क्या हुआ है, लेकिन ये है कि दिसंबर तक उन्होंने कोई प्लान किया हुआ है, कुछ स्ट्रेटजी को, तरीक़ाकार को, हिकमत अमली को, लाहेअमल उन्होंने बनाया हुआ है। वो अब 13 को जब पेश होंगी तो पता चल जाएगा वो क्या होता है क्या नहीं होता। शायद खशान अब्बासी साहब भी यही कह रहे थे किसी जगह कि हम तो वोट को इज्जत दो वाले बयानिया के साथ खड़े हैं, लेकिन बीच में जो इधर उधर कुछ और चीज़ें आ जाती हैं उससे कमज़ोरी का इज़हार होता है, या कमज़ोर जो हो रही है पार्टी, या आम वर्कर को समझ नहीं आ रही। और भाई वर्करों को समझ आ गई है, आप लीडरों को समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। अपोजिशन में बैठने से डरते हैं कि 5 साल से ज़्यादा अपोजिशन में नहीं, ये मैं बता रहा हूँ इनकी बात, कि 5 साल से ज़्यादा अपोजिशन में बैठने से सियासी तौर पे बंदा ख़त्म हो जाता है। यार यहाँ आधी सदी 25-25 साल तरीक़ें चली हैं, 10 साल बाहर रहे हैं ना, 10 साल तकरीबन 10 साल, 2000 से 2007-8 तक नवाज शरीफ साहब क्या हो गया पार्टी को, पार्टी रही ना। और फिर
अच्छी खासी अक्सरियत के साथ दोबारा आई। 2018 में पूरी दुनिया को पता था कि इनको हुकूमत नहीं बनाने देनी उन्होंने, जिन पे इल्ज़ाम लगा रही है मरियम। इसके बावजूद अगर आपके बकौल धांधली ना होती तो आज किसकी हुकूमत होती? अवाम, आपके कारकुन, वोटर लड़े ना, लड़के ही इतनी सीटें, आप जो बैठे हुए हैं ऐवान में, वो उन्हीं की वजह से बैठे हुए हैं जो लड़ने मरने के लिए तैयार हुए। जितना वोट चोरी हो सकता था, जितना रोक सकते थे रोका, जितना हो गया रोका ना। तो पहले 10 साल आप न्यू गए, उसमें 8 साल जब वो जिला वतन थे और पोजीशन भी कमज़ोर थी आपकी, बातें बड़ी करते थे, बुज़दिली के ताने देते थे लोग, उस वक्त तो नून लीग ख़त्म नहीं हुई। अब आप लोग जो है 5, 7, 10 ये बैठ के सोच रहे हैं तुसी तो उदों भी इक़्तिदार की सी यार, तुम्हें पता ही है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।